क्लैरिटी क्या होती है अगर आपको ये देखना है तो बेंजामिन नेतन्याहू का एक ट्वीट देखिए, जिसमें स्पष्ट कह रहे हैं कि इजराइल का जो भी दुश्मन है कोई भी देश उसको अपने यहां पर ना रखे। अगर वो ऐसा करता है तो उसको खुद ही कानून के समक्ष ले जाए और उसको उसके किए की सजा दे, वरना हम वो काम कर देंगे। इससे ज्यादा क्लैरिटी अपने दुश्मन के बारे में शायद नहीं हो सकती, और ये क्लैरिटी तमाम देशों के अंदर अब कम से कम शत्रुबोध के मामले में क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले ये खबर देख लीजिए। कतर के बाद यमन पर इजराइल का प्रहार, राजधानी सना के कई इलाकों पर हमला, इजराइल ने सैन्य ठिकाने, फ्यूल स्टेशन को बनाया निशाना। हमले में हूती विद्रोहियों को भारी नुकसान। हूती विद्रोहियों ने, आपको मालूम है कि इजराइल पर अटैक किया था, उसके कई एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया था, और यहां हूती विद्रोहियों को एक के बाद दूसरा सबक देता हुआ इजराइल। ईरान से अभी दो हाथ किए हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, हिजबुल्लाह को समेटे हुए अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, हूती से भी निपटा जा रहा है, और कहीं भी दुश्मन छिपे हुए हैं। वो वार्ता के लिए ही क्यों ना पहुंचे हों, अगर उन्होंने पहले घाव दिया है और अब वार्ता की आड़ में अपने लिए टाइम बाय कर रहे हैं तो इजराइल उसके लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि इसमें एक और तीसरा एंगल भी है कि अमेरिका की साख पर बट्टा लग रहा है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए मेरे साथ जनरल सिन्हा जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, जय हिंद। और मेरे साथ नेवल कैप्टन श्याम भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। ये यमन पर हम कल ही बात कर रहे थे कि टर्की का नंबर अगला है क्या, उससे पहले खबर यमन की आ गई सर, जनरल सिन्हा। देखिए, लगातार जो आप देख रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया को, यदि आप देखिए कभी यमन में, फिर गाजा में, फिर लेबनान में, फिर सीरिया में, फिर इधर आप पहुंच जाते हैं कतर में। कतर में फिर आप बोल रहे हैं कि और कहीं नंबर आने वाला है, आप बता रहे। तो देखिए जहां जहां भी कुछ ये छिपे होंगे, और एक तंजीमें नहीं है, तीन हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास। तो मारते मारते आप एक को मारते हुए, तो हम लोग तो एक दो को मारते हैं तो बहुत समय लग जाता है, वो कहां कहां मारेगा, मार रहा है। और इसको कहते हैं ना, आपने कहा ना शत्रु बोध में जो क्लियरिटी ऑफ एम एंड आपकी एब्सोल्युटली एम को इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप कर रखेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम इसको कहते हैं कि जहां भी रहेगा हम मारेंगे, कहीं भी रहे। और ये है कि दुश्मन है तो आप भले अपने दोस्त के देश में हो, आप चाहते हैं कि शायद आपसे उनका अच्छा रिलेशन है, पर उसमें कहीं भी फर्क नहीं हो। और ये वाली जो यही कंफ्यूजन, ये जो न्यू नॉर्मल भारत ने भी सेट किया है ना, भारत ने अब ये कहा है कि आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने पोसने वाले उनके आका, भले ही वो सरकार में बैठे हुए लोग क्यों ना हो, भले ही वो आर्मी के लोग क्यों ना हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्लैरिटी भारत भी मौजूदा नेतृत्व के साथ ये बहुत तेजी से ला रहा है, और ये खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान भी अब इस लिहाज से तैयार रहे कि अगर पहले भारत के खिलाफ हरकतें करेगा और फिर बातचीत और तमाम डिप्लोमेसी की आड़ में वो टाइम बाय करने की कोशिश करेगा तो अब टाइम मिलेगा नहीं। कैप्टन श्याम, ये चीजें अब बहुत तेजी से बदल रही हैं, और विश्व में इन चीजों को लेकर ये जो दौर चल रहा है, ये बड़ा डिफाइनिंग चल रहा है। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, जब मधुबनी में भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी और हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश में बोला था, वो वर्ल्ड को बहुत क्लियर मैसेज था कि सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स। पहले तो हम प्यूनिटी मेजर टेररिस्ट की कर रहे हैं, जो हमने किया वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, तो ये सपोर्टर्स, इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स में कतार में बैठे जो लोग हैं हमास के, वो भी आ जाते हैं। और इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि तुम कहीं चले जाओ, तुम कहीं ना कहीं से एड एंड अबेट कर रहे हो टेररिज्म को, तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और ये बात इजराइल बहुत अच्छी तरह से अब कहता है, और उसे अपने एलाइज यूएसए जैसे लोगों से भी इसके लिए पूछना नहीं पड़ता कि वो कब कैसे मारेगा। और मोसाद का स्पाई ऑपरेशन, जैसे हमने कहा, मिलिट्री ऑपरेशन के साथ साथ पॉलिसिंग, स्पाइंग जो मिशंस चल रही हैं, ये उसके तहत का एक नमूना है। ये पैरेलल चल रहा है, और इतिहास गवाह है मोसाद का कि कई देशों में जाके उन्होंने ऐसे किया है पहले भी। और वो कह रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब उसकी मंशा थोड़ी बड़ी है, अब उसको ज्यादा बल मिला है और विश्व का सपोर्ट भी है, क्योंकि टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा खतरनाक इविल है। और इसी नोट पर यह खबर देखिए कि कतर अटैक के बाद हमास को इजराइल की धमकी। अमेरिका में इजरायली राजदूत येचियल लीचा का बड़ा बयान। कतर अटैक में बच निकले हमास कमांडर्स को चुनौती, जो कमांडर जिंदा बचे उन्हें अगली बार मार डाला जाएगा। अब देखिए, एक तरफ दुनिया का एक धड़ा ऐसा भी है जो इसको इस तरीके से देख रहा है कि वो लोग जो बातचीत के लिए पहुंचे थे उन्हें निशाना क्यों बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ एक एक्सपर्ट्स का बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि इसी तरीके से टैक्टिक्स होते हैं अपने लिए जिंदगी को और लंबा करने का, अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करने का और टाइम बाय करने का। इस तरह का टाइम उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जिनका इंटेंट बातचीत का नहीं होता है, वो बातचीत को टूल के तौर पर टाइम बाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात सही है सर? एब्सोल्युटली सही है। ये आप ये बताइए, कोई ऐसी तंजीम है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो गई है
और आप यूएन से भी कर देते हैं, सब जगह से, और उसकी हेडक्वार्टर आप बना देते हैं दूसरे देश में, और वहाँ से बोलते हैं कि बातचीत करेंगे। और इस तरह के ऑफिसेस दूसरे जगह पैसा मुहैया होता है, पैसा वो देश देता है। ये तो देखिए, क्योंकि दुनिया के अंदर में ये चीज़ें रिवाज बन गई है कि कोई इसको चलवाता है। वहाँ पर यदि सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए वो आतंकी तंजीम का ही आदमी है, लेकिन जिस समय वो हथियार लेकर खड़ा हुआ है वो आतंकवादी है, लेकिन जिस समय वो हथियार छोड़कर बातचीत की टेबल की तरफ जा रहा है, तो क्या उसका वो डीड उसका वहां भी पीछा करेगा या वहां उसको छोड़ा जाना चाहिए? देखिए 7 अक्टूबर 2023 से और हम 7 अक्टूबर 2025 में आने वाले हैं, तो आप क्या ऐसे बातचीत करते रहेंगे? कितनी बार हुआ। सबसे पहले जब आप 200 से भी ज़्यादा आप ले जाते हैं हॉस्टेजेस उठा के, उनके साथ क्या क्या करते हैं वो तो दुनिया देख रही है। और उसके बाद कहते हैं बातचीत हम छोड़ देंगे। आप ये बताइए क्या चीज़ की बातचीत हो रही है कि आउट ऑफ 49 जो बचे हैं उसमें से हम आपको वापस नहीं, लेकिन फिर ये जो फिलॉसफी है सर कैप्टन श्याम, जो दुनिया भर में कही जाती है कि कोई भी बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में नहीं पहुंचनी चाहिए, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, तो फिर ये तो फिर एक तरीके से दरवाजा बंद है ना कुछ मामलों में बातचीत का। पॉलिटिकल विल से बात करेंगे, उनकी जो पॉलिटिकल जो सेटअप है हम उनसे बात करेंगे। ये तो टेररिस्ट हैं, उनका कहना है इजराइल का कि ये टेररिस्ट हैं। हाँ। और ये फिर जर्मिनेट करेंगे, इनके ऊपर हमारा कोई भरोसा ही नहीं है। तो अगर इनकी मनसा सही नहीं हो इसलिए वो एलिमिनेट कर रहे हैं उनके कमांडर्स को। उनका जो पॉलिटिकल मैं एक बात आपको फिर तो ये ट्रैप हो गया सर। अगर ऐसा नहीं था और आप ये मानते थे कि इन लोगों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया जा सकता, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, खासतौर से अमेरिका को, फिर बातचीत के लिए वहां न्योता देना ही नहीं चाहिए था। ये पैरेलल मुद्दा था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी अजीब सी लगी थी जब आपने कहा था ये अक्टूबर के बाद 2000 जब ये हुआ था, कुछ डिसकंट्रोल अच्छे पाथ पे जा रहा था इजराइल, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा था, सब कुछ हो रहा था, अच्छा चल रहा था। कुछ डिसकंट्रोल्ड लोगों ने सडनली बिना अपने लीडर से किए हुए हमास के अटैक कर दिया। से ना मैं देखिए, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, ये हमारी स्ट्रेटजी है ना। तो आप कहिएगा कि हम आ जाओ, वो तो कहता है कि टॉक करने के आ जाओ, तो आप इसको कहेंगे सही है, टॉक एंड टेरर विल नॉट गो। और हमारी ही देश से निकली हुई आवाज है, आप पताल में भी रहोगे तो खोज करके निकाल के मारेंगे। एग्जैक्टली बिना बोले हुए इजराइल यही कर रहा है। हाउ कैन यू टॉक? किससे बात करेंगे आप? आप वो करेंगे कि वहां पर निर्मम हत्या होती है, आप बदला भी नहीं लिए, ये तो गलत है। दिस इज अ गलत वे ऑफ डूइंग कि हम टेरर करेंगे, हम टॉक करेंगे। आइए बैठते हैं। तो ये जो पहले एम्बिग्विटी रहती थी और जिसका फायदा लेकर ये आतंकवाद के बहुत सारे पालने पोसने वाले खुद को बचाते रहते थे, जिसमें वो ये कहते थे कि देखिए इस तरफ तो हम इस जगह पर आतंकवादी हैं, लेकिन यहां तो हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं और यहां हमको आतंकवादियों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। क्राइसिस एक है, उसमें जो पार्टी है, एक पार्टी हम भी हैं और हमको सुना जाना चाहिए। अब बहुत जगहों पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि एक पॉइंट ऐसा है टेरर, जिसमें आपको एक टॉकिंग पार्टी के तौर पर डायलॉग टेबल पर इनवाइट नहीं किया जाएगा। अगली खबर देखिए, कतर पर हमले के बाद बोले नेतन्याहू, हमास को पनाह तो हमला ही एकमात्र रास्ता। नेतन्याहू ने 9/11 के दोषियों से की तुलना, कहा अमेरिका ने जो किया वही हमने किया, इजराइल की आलोचना करने वाले शर्म करें। अब ये असल में मुझे लगता है कि इजराइल के आलोचकों को तो जवाब है ही। ये बहुत बड़ा एक तरीके से संदेश सर मुझको लगता है अमेरिका को भी है, डोनाल्ड ट्रंप को भी है, कि आपका घाव, आपकी चोट, आपकी पीड़ा। आपको 9/11 हुआ तो आपको लगने लगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, देखो हमारे साथ नागरिकों के साथ क्या हो गया। जब दूसरी जगहों पर आतंकवाद इसी तरह नंगा नाच रहा होता है, तब आप उसको रोकने में उतने इंटरेस्टेड, तब आपको ये दिखाई, तब आप दोगले क्यों हो जाते हैं? एब्सोल्युटली। 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारा, बताया भी नहीं। वहां तो किया था ना ऑपरेशन, वो जो 9 अक्टूबर में हुआ था, पाकिस्तान को नहीं बताया था। तो आप जब घुस सकते हैं और जाके मारा था नेवल सीलों ने, और उसके बाद यदि ये करते हैं, इन्होंने तो एयर स्ट्राइक ही की है। और देखिए ये भी कतार के अंदर में, ये आप बताइए, कतर के अंदर में 2 बेस है। अल उदैद बेस है, सबसे बड़ा अमेरिकन बेस है, वो सबसे बड़ा सेंट्रल कमांड का वहां हेडक्वार्टर है, एडवांस हेडक्वार्टर। वहां 2 बेसेस हैं, दोहा से साउथ वेस्ट के अंदर में। और वहां पर आज के दिन में पहले 11,000 लोग रहते थे, कहते हैं 40,000 जो बोलते हैं ना पूरे वेस्ट एशिया में, मैक्सिमम वहां है। उनके नीचे ये जो चीजें होती हैं, तो ये तो दोहरी नीति है, दोहरी नीति से नहीं चलेगा। भारत ने भी ये कमर कस ली है कि दोहरी नीति से हम नहीं करेंगे। टॉक एंड टेरर, या तो आप बताइए कि टेररिज्म है क्या चीज, उसको डिफाइन करने के लिए लोग तैयार नहीं। लेकिन ये दोगलापन अगर आप रखेंगे तो आज नहीं तो कल आग आप तक पहुंचेगी। अगली खबर और कैप्टन शाह का रिएक्शन, कतर में बमबारी के बाद खौफ में तुर्की, हमले के बाद तुर्की ने अपनी सेना को अलर्ट किया। तुर्की ने अपने इलाके में हवाई गश्त बढ़ा दी। तुर्की के एयरबेस से फाइटर्स ने उड़ान भरी। निगरानी के लिए एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम मतलब AWACS वो भी एक्टिव कर दिया गया। ये हम कल ही प्रतिशोध में आपसे डिस्कस कर रहे थे
कि बहुत जल्द आप देखेंगे टर्की तक ये आंच पहुंच सकती है। इजराइल ने इसके संकेत दे दिए हैं और ये बात टर्की भी भांप रहा है कि अब हो सकता है इजराइल उसको भी उसके भी घर में घुसकर उन लोगों को मार दे जिनको वो अपना दुश्मन समझता है। मुझको लगता है अब टर्की बहुत अच्छे से समझ रहा है, ये केवल मुझे लगता है कि केवल अंदेशे में किया जाने वाला काम नहीं है, ये उनको दिखाई दे रहा है कभी भी हो जाएगा। दिनेश जी, दो बातें। एक तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद बरसी आने वाली है, इस्लामा बिन लादेन का जो अटैक हुआ था उसको मारा गया था, आज ही है शायद, तो ये बात। अच्छा, एबटाबाद में आज के दिन, अच्छा आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन आपको शायद याद होगा, आज के पीछे है या होगा आज ही। तो वो एक एयर स्पेस वायलेशन था। और आज जब आपने जो टर्की की जो बात कर रहे हैं आप, तो ये सीरिया और इराक और सऊदी अरबिया के ऊपर से होते हुए एयर स्पेस वायलेशन करके दोहा में अटैक हुआ था, जो कि इराक के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एयर स्पेस वायलेशन आज के दिन में ये कहते हैं ना कि जो आर्टिकल जो 51 है यूनाइटेड नेशन का कि अब सेल्फ डिफेंस में आप चेंज कर सकते हो, तो ये चेंज करने वाली बात है। यहां टर्की तक भी जाएगा इजराइल उसी हिसाब से, तब नाटो कुछ नहीं करेगा। तो यहां पे स्क्रैम्बल कर रहे हैं अपने जेट्स को, वो हालांकि वो कर रहे हैं हमारे अवाक्स हवा में है, एयर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एयर सिचुएशन को देख रहे हैं। तो टर्की एक तरह से कह रहा है कि हमारा स्क्रैम्बलिंग ऑफ जेट्स, अवाक्स जो हमारा हवा में है, ये एक तरह से अपनी निगाह बना के रख रहा है, हमारा रूटीन ऑपरेशन है। हालांकि टर्की को डर है कि इजराइल अगर ऐसा कहता है तो करेगा, क्योंकि इजराइल वो चीज है वो जो मारता है। नहीं, लेकिन फिर ये जो सिस्टम अभी तक दुनिया में रहा है, कई चीजों को लेकर बहुत पूरी दुनिया में चीजें बदल रही हैं और इसको लेकर बात भी हो रही है। मसलन अपने हिंदुस्तान में तो बुलडोजर को लेकर अक्सर बात होती है कि क्या ये तरीका सही है। उसी तरीके से बात ये भी होती है दुनिया भर में कि क्या आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को किनारे रखते हुए आपका जो दुश्मन है उसको उसके घर में घुसकर हिट कर सकते हो क्या? ये करना पड़ता है, कई बार भारत ने भी किया, लेकिन क्या इसको लेकर सॉवरेनिटी फिर प्रत्यार्पण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर किसी दूसरे देश की सार्वभौमिकता का मतलब नहीं रह जाएगा? इसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं तो ये देखता हूं कि इसकी आप कहिए कि हाँ हमारे पास सार्वभौमिकता की ये चीज़ है, उसके अंदर में हम पूरे आतंकवाद को अपने यहाँ बैठा लेंगे, ये नहीं चलेगी। ये चाहे कोई भी देश हो, और इसमें कहना कि हमने हमने तो कहा यदि हम कहते हैं कि आप पाताल का मतलब है कहीं और भी छिपाओ, जाकर के मान लीजिए छिप जाता है अमेरिका में, तो हमारे मारने की नहीं है। अपने दुश्मन को आप बोला जाता है ना, चाहे चौखट के बीच में जाकर के पैर में रख के मारा गया था होलिका दहन के, आपको याद होगा। भगवान नरसिंह की बात कर रहे हैं, की बात कर रहा हूं। हिरण्यकश्यप को आप कहीं छिपा लीजिए, ये कहिए कि हम दिन में नहीं मारेंगे, रात में नहीं मारेंगे, वो मारेंगे, और होना ही यही चाहिए। और यही चाणक्य नीति कहती है, भारत की नीति यही होनी चाहिए। और हम क्या दुनिया की नीति? मुझको लगता है कि इसमें मैं आपको जोड़ना चाहता हूं आर्टिकल 51 हॉट परस्यूट, जो ऐसा टर्म है जो लीगल टर्म है, और ये जितने भी आर्टिकल 51 ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशन चार्टर ये जो है ना हमारा ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, वार के रेगुलेशंस है यूनाइटेड नेशन का, उसका 51 कहता है आप हॉट परस्यूट कर सकते हो। तो हॉट परस्यूट में हमने तीनों अटैक किए पाकिस्तान पे, और इस बार भी जो हमने किया था टेररिस्ट अटैक हॉट परस्यूट पे था। इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस में आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उस आवेश में जब कोई किसी को अवेट कर रहा हो या हाइडिंग कर रहा हो और मारते मारते आप उसके बाउंड्री में घुस जाए, तो वही था उस्मामा बिन लादेन का अटैक, वही है ये दोहा का अटैक, और वही था भारत का अटैक। ये बिल्कुल क्लियर है। हम तो नौसेना के लोग हैं, रोज हमें हॉट परस्यूट करना पड़ता है, हमें इंटरनेशनल वाटर्स में रहना पड़ता है। एयर स्पेस वायलेशन जब हो रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है, अब ये समझ में आ रहा है। समुद्र में रोज होता है, हमारे 12 नॉटिकल माइल। तो उस तरह में क्या होता है, आप लोग सूचित करते हैं संबंधित पार्टी को, या उस समय परस्यूट में लगे होते हैं तो सूचना की आवश्यकता नहीं होती? अगेन यूनाइटेड नेशन जो अनक्लास है, जो रेगुलेशंस ऑफ लॉ एट सी है 1982 का, उसमें कहा गया है कंट्राबैंड हो या फिशिंग हो या ऐसी कोई एक्टिविटी हो, आर्म्स सबमिशंस हो, ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ये हमारे एरिया में काफी होता है। So you cannot waste, you cannot afford wasting the time। पहले आपको कोई भी वॉरशिप उसको, कल आपको मैंने बताया था, कोई भी वॉरशिप उसको रोक सकता है। तो उसमें हम, और अगर वो किसी के क्षेत्र में घुस जाए, 12 नॉटिकल माइल में चला जाए, तो आप चेंज कर सकते हो और फिर वापस आ सकते हो। अगली खबर देखिए, इसी बात पर मुस्लिम देशों को भड़काने में लगा हुआ है पाकिस्तान। इजराइल के खिलाफ निकाली भड़ास, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान, अरब देशों को पाकिस्तान सेना से सीखना चाहिए। बोले कि इजराइल मुस्लिम दुनिया को निपटाना चाहता है। कतर पर इजरायली अटैक से बौखला गया है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर झूठ बोले आसिफ, पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े भारत को हराया, हमसे सीखो। एक तो इतनी बुरी पिटाई हुई है, और वहां जाकर कतर वाले मामले में कहा जा रहा है कि पूरी अब ये इसी तरीके से फूट डालो और राज करो। असल में आप जानते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में एक बड़ा धड़ा है जो पाकिस्तान की तरफ देखता भी नहीं, और उसके वो जो उम्मत का हवाला देकर अपने गलत को सही करना चाहता है, वो गलत और सही में तमीज़ करना जानते हैं और पाकिस्तान की चालें समझते हैं। लेकिन इस समय उसको क्या लग रहा है कि कतर में जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों को मारा गया है,
उसको बहाना बनाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है अपने साथ, और इस तरीके से वो टर्की का जो खिलाफत वाला ख्वाब है उसको परवान चढ़ाने में उसका सहायक हो सकता है, और ये भी कि भारत के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। ये धूर्तता में तो इनका कोई सानी है नहीं सर। देखिए दिनेश जी, फिर से याद दिलाऊंगा और आपके दर्शकों को भी, जब पाकिस्तान कहता है ना कि हम उम्मा के साथ खड़े रहते हैं, उम्मा ही है ना, उम्मा के साथ खड़े होते हैं, अमेरिका के साथ बैठते हैं और चाइना के साथ सोते हैं, तो वो उम्मा में खड़ा होने की बात करता है। मगर ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं ना, ये दोगलापन के बैठते हैं, खड़े होते हैं, सोते हैं, देखिए चाइना में क्या हाल हुआ, सोते हैं तो क्या किया चाइना ने, इनकी हालत वही होगी जैसे आपको दूध से मक्खी को निकाल के फेंका जाए, सब फेंक रहे हैं इनको। आप ये सोचते हैं ना कि बड़े स्मार्ट हो गए हमने, अब कोई नहीं इनकी बातें सुनते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मेरा न्यूक्लियर बम है। अब तो कोई नहीं पूछता इनको तो दे दिया अमेरिका ने। तो सर इनके लिए तो अभी लिस्ट बहुत सारी बड़ी है, इन्होंने तो अभी उठते बैठते और सोते तक ले गए हैं ना। हाँ। अब ये खाते नहाते न जाने कितना बड़ा, ये मुझको लगता है इनको फहरिस्त अपनी लंबी कर लेनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ वहां जाकर ये जो प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, ये तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को निपटाना चाहता है इजराइल, इसके सब्सक्राइबर्स होंगे। इनके 5 गुना बड़े कंट्री से लड़के हमने लेसन सिखाया, उस पर मैं इनको बताना चाहता हूं। पहले वो जरा इनका क्लियर कर दूं। हाँ। देखो भाई, आप भारत को कहते हो, भारत क्या कहता है आपके बारे में? भारत ये कहता है कि तुम एक छोटी लकीर हो, तुम्हारे लकीर को हम कम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी लकीर हमें बड़ी करनी। ये हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को कहा था लाल किले से। अब मैं कहता हूं आपको कि जो हमारा संदेश गया है दुआ में, जो हमारा संदेश गया है कतार में, हमने इसकी भर्त्सना की है, इस अटैक की भर्त्सना की। हम एक बहुत बैलेंसिंग रखना चाहते हैं मिडिल ईस्ट से। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आतंकवाद के नाम पर भारत का मुद्दा इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है कि विश्व में कहीं भी आतंकवाद हो या कोई ऐसे सोवरेनिटी का अटैक हो बिना कहे सुने, बिना वार्निंग के, तो हम उसका विरोध करते हैं। ये हम कहते हैं, इजराइल हमें समझता है, हमारे कारगिल का दोस्त है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का दोस्त है, हमारी मिलिट्री और उसके साथ संबंध है, स्पाइंग का हमारा इंटेलिजेंस नेट है इजराइल के साथ। लेकिन हमारे लोग रहते हैं कतार में, जितने सारा हमारा रेमिटेंस आता है वहां से, हमारी ऊर्जा का स्रोत है वो, हम लिवरेज करना चाहते हैं। तो भारत बहुत सतर्क है, इससे कोई मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ क्या बोलते हैं। लेकिन अब देखिए, अब ये तो ख्वाजा आसिफ थे, अब शहबाज शरीफ की तरफ आपको ले चलता हूं। इजरायली हमले के बाद दोहा पहुंचे शहबाज, कतर के प्रति शहबाज ने दिखाई एकजुटता, सॉलिडरिटी दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर अटैक किया था और हमास के दफ्तर पर टारगेटेड अटैक था ये, 6 की मौत हुई। पाकिस्तान ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन इसे बताया। ये बताइए, आप जून का 23 जून का आपको याद होगा ऑपरेशन हैमर हुआ था, अमेरिका ने किया था, कतार पे ही फायर आया था ईरान का, वहां मिसाइल मारी थी, ये नहीं कतर के, और वही अल-उद बेस के पास ही मार दिया था। उस समय अमेरिका ने कहा कि छोड़ दो कुछ नहीं करो। आज उस क्यों नहीं गए उस समय? क्योंकि अमेरिका ने किया था। आज दौड़ पड़े क्यों इजराइल ने किया है। तो ये देखिए, ये और आपके दर्शकों को सभी को हमें ये समझना पड़ेगा, जो ये लोग बोलते हैं ना, आप जो आग लगी है तो उसमें घी डालिए और भड़काइए, आप जलेंगे, कोई नहीं दूसरा जलेगा। ये तो वो ये कहेंगे कि अमेरिकी बेस पे मारा था इसलिए हमने नहीं कहा, यहाँ पे तो उस इमारत में मार दिया जहां हमास के लोग बातचीत के लिए पहुंचे थे, इसलिए हम ये अलग कर रहे हैं। अरे वो उनका वहां जहां मारा है ना, वो एक विला है, जिस विला में, और वो विला में उन्होंने दिया है, कतर ने दिया था हमास को, उसके अंदर में, और 6 मारे गए हैं, 5 तो बोलते हैं हमास के ही। देखिए बात ये है कि ठीक है, जितना जाइए भागिए दौड़िए, आप अपने को केवल नमूना बना के ही वापस आएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। ये हाथ बड़े ऐसे खड़े रहेंगे, वहां जाकर के भी बोलेंगे जहाँ पना हम आ गए, कुछ देना तो दे दो। देखिए क्यों मारा खलील को, इसका बहुत क्लियर है। क्या चाह रहा था वो चाह रहा था कि हम आप पहले सीज फायर करो इजराइल के साथ, और हॉस्टेजेस की बात नहीं कर रहा था वो, क्या कर रहा था, हम स्टेप्स वाइज आपके साथ बात करना चाहते हैं, और इजराइल इसके लिए रेडी नहीं है। तो वो किसको लेके बात करने आ रहा था? अमेरिका को मालूम था सब कुछ, ग्रीन रूम में क्या हो रहा है दिनेश जी, और स्टेज पे क्या हो रहा है, बहुत अंतर है। कतार में जब अटैक हुआ था ऑपरेशन हैमर का, सारी बातें पता थी कतार को, कहां पे मारा, कितना मारा, लिमिटेड इफेक्ट करना था। ईरान का पता ही आपको नहीं, वो तो लेकिन जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इतना ही दर्द हो रहा था तो तब भी जाकर ये कहना था ना कि ऐसे कैसे मार दिया ईरान ने इस जगह पर। उस समय हिम्मत नहीं थी, यूएसए से कौन बात करता है, इजराइल तो बात कर लेता है। और ये क्या पता नहीं था अमेरिका को कि ये होने वाला है? कह रहे हैं हमें मिलिट्री ने बताया, हमें नहीं मालूम था। क्या बात करते हो? ग्रीन रूम में क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है, सबको पता है। हमारे दर्शक ज्यादा समझते हैं इसको। ये अब जरा इस खबर में देखिए, ये कहीं आपको यहाँ पे भी वो नजर आती है क्या बात? कहना कुछ और करना कुछ और। बलूचिस्तान को बेचने में लगा हुआ है पाकिस्तान ने दुर्लभ खनिजों को गिरवी रखा है। अमेरिकी कंपनी के साथ पाकिस्तान का करार हो गया है। यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स के साथ पाकिस्तान का सौदा। आप सोच रहे होंगे, खबर तो हमने पहले भी आपको बताई थी कि अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहा है, अब बाकायदे सौदा हो गया है।
हम आपको कंपनी के नाम और कितने पैसों में यह सौदा हुआ है वो सब कुछ बता रहे हैं। $500 मिलियन की डील फाइनल की गई है। मतलब अगर आप रुपयों के हिसाब से इसको देखें, भारतीय रुपयों के हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 45 अरब रुपए में एक तरीके से बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को अमेरिका के हाथों में बेच दिया गया है। बलूचिस्तान में यह खबर जैसे ही पहुंची है वहां जमकर विरोध हो रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बात उधर पहुंच रही है जहां चीजें फॉर्मलाइज हो रही है। अब सवाल ये है सर, बलूचिस्तान का रुख हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये होने क्या वाला है इवेंचुअली? देखिए हो क्या रहा है, उन्होंने चाइना से ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है हाँ। कि खुद बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में पाकिस्तान नाकामयाब था, इसलिए उसने जानबूझकर यह किया है कि अमेरिका यहां पर साथ में आ जाए और बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में हमारी मदद करे। रिसोर्सेज तो जितने होंगे वो देखा जाएगा बाद में। मैं पहले भी इसके ऊपर आपसे बातचीत किया, एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं ना, स्ट्रेटेजिक बात किया आपने, यही मनसा है, क्योंकि वो दबा नहीं पा रहे हैं, बलूचिस्तान में लड़ नहीं पा रहे हैं। उन तो ओपन है, उनके 7-8 प्रोविंस तो उन्होंने झंडा फहरा दिया, बोला स्वतंत्र हो गए। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है ये मिनरल जो बोलते हैं? आसिम मुनीर ने एक पैदा किया नैरेटिव कि ये बिगनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है कि देखिए ये कहाँ है, साउथ वेस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में है, ईस्ट पंजाब में जहां डिस्टर्ब है, साउथ सिंध में है और पूरा बलूचिस्तान है। यहां पर आप करिए और देखिए क्या क्या इन्होंने खेला गेम। और आपके दर्शकों को समझना चाहिए, वहां पर 2 चीजें हैं पाकिस्तान फौज की, जो ये कहते हैं वर्क्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान के वर्क्स WFO कहते हैं, ये पाकिस्तान की इंजीनियरिंग सर्विस है, उनकी कंपनी है पाकिस्तान मिलिट्री। दूसरा जो लॉजिस्टिक नेशनल लॉजिस्टिक ग्रुप है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कर भी लेते हैं सर, मान लीजिए ये इसमें कामयाब रहते हैं, इनकी स्ट्रेटजी कामयाब रहती है, तो सवाल ये है कि आपने ये कर लिया तो फिर अमेरिका क्या अपना हक छोड़ देगा? वो कहेगा तुमसे तो हो नहीं रहा था, मैंने कर दिया, अब तो ये सब मेरा है भाई। देखिए वो जब आपको याद हो 10 तारीख को जब अमेरिका की तरफ से फोन आता है और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं आता है, सीधा आर्मी चीफ को आता है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो क्या फोन था और क्या कहा गया था उनको। हम तो नहीं मानते हमने किसी की बात सुनी, हम तो अपने हिसाब से चल रहे थे, उन्होंने माना है, उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए उनको आगे बढ़ाया है। तो ये क्या था? ये यही था ना कि वो चाहते थे लिवरेज करना, वो कहते थे आगे हम खनिज तुमको देंगे, अमेरिका तो लेगा, दोहन करेगा, उनका पूरी तरह से दोहन करेगा और अब छोड़ेगा नहीं। जेलेंस्की कितने तेज हैं, अभी कुछ जमीन पे दिया नहीं, $500 बिलियन का करके आ गए। क्या आप खनिज आपको दे दिया? अमेरिका बोला ताली बजाओ, ठीक। यहाँ पे $45 बिलियन आपने बताया और $45 बिलियन में पूरा पाकिस्तान को बेच दिया। कहते हैं कि जाओ, क्योंकि आपने जो बात पहले कही, हमसे संभल नहीं रहा है, हमसे संभल नहीं रहा है, तुम आओ इधर के विद्रोह को सप्रेस करो, बाकी अगर रिसोर्सेस होंगे तो देख लेना, अगर कुछ ले जा सकते हो तो ले जा लेना। ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या, यहाँ पर यह खबर देखिए, गर्दन पर गोली मारकर चार्ली कर्क का मर्डर किया गया। कॉलेज फेस्ट के दौरान गोली मारकर हत्या। राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे चार्ली कर्क। अब राष्ट्रपति ट्रंप के किसी करीबी को यूं गोली मार दिया जाना, और आप जानते हैं ट्रंप पर भी एक बार अटेम्प्ट हो चुका है, बाल बचे थे, उनके कान को छूकर गोली चली गई थी। यहाँ उनके किसी करीबी को गोली लगी है और इस समय जो डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें, यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों के गुस्से का निशाना बनते जा रहे हैं ट्रंप और उनके करीबी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पॉलिसी लेवल पर उनके जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका के लॉन्ग टर्म हित में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे पारंपरिक रूप से दोस्त रहे हैं अमेरिका को, जिनको एलिनिएट करने का काम हाल के ट्रंप के डिसीजंस ने किया है। तो क्या ये एक वेंट ऑफ एंगर है सर? क्या है ये? एब्सोल्युटली। अब आप ये बताइए, ये जो रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, ट्रम्पिज्म कहते इनका नाम है, ट्रम्पिज्म है उनके बात है, बड़े सपोर्टर हैं और ट्रम्प भी मानते हैं। 4 दिन का उन्होंने झंडा झुका दिया इनके नाम पे। ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ये है, इनकी चलती थी टर्निंग पॉइंट यूएस से चलती है, टर्निंग पॉइंट एक्शन, 2 संस्थाएं खोली। मतलब कोई दूर के आदमी नहीं थे, ट्रंप के बहुत करीबी थे, जिसके सम्मान में झंडा झुका दिया जाए वो समझना चाहिए। लेकिन सर अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है ट्रंप के लिए। देखिए उन्होंने ये तो कहते हैं ना, उनके कंजर्वेटिव सदस्य हैं वहां के और फैमिली ट्रेडिशंस में विश्वास करते हैं, गन लाइसेंसिंग को रोकने की बात की थी, गन ने इनको मार दिया। ये बात कर रहे थे लिबरलिज्म की, ये चाह रहे थे ट्रेडिशनल फैमिली और कैथोलिक, और जो कहते हैं ना एक तरह से फैमिली वैल्यूज को बढ़ा रहे थे और उस हिसाब से इनके दोस्त बने थे और बहुत मदद हुई थी इलेक्शन में ट्रंप के, इनके कारण वो पूरा समुदाय। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्या किया ट्रंप ने भरा कर्क ने? अब इनको ये गोली मार दी उन्होंने, तो ये तो नहीं तो क्यों मारी गई होगी? इसलिए ये क्योंकि गन कल्चर के खिलाफ बोल रहे थे, लेफ्ट विंग वाले गन कल्चर के खिलाफ कई सारे फैमिली वैल्यू सिस्टम। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां की ऐसी लॉबी है जिसका ये शिकार
या लेफ्ट विंग के शिकार हो गए या ट्रंप के खिलाफ लोगों में जो नाराजगी पनप रही है उसका शिकार हो। दोनों कह सकते हो आप, दोनों कह सकते हो, लेकिन हाँ वो कहा गया कि लेफ्ट विंग के लोग नहीं चाहते थे कि ये ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम पे चले। जैसे उन्होंने कहा था कि अभी डिबेट होने वाला था कि ट्रांसजेंडर को गर्ल्स टीम में नहीं खिलाना है, इस तरह की बात करते हैं, फैमिली वैल्यू सिस्टम पे बात करते हैं, ओपन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी भी ऑफेंसिव पोस्चर में ना जाओ। उनका कहना यह था, बहुत यंग थे 31 ईयर के, इनको युवाओं का वो था, नया जो जोश होता है, तो उस हिसाब से चल रहे थे। लेकिन हाँ अब वहां पे तो ओपन गन है, सबके पास गन है, एक को बुरा लगा। आपका एनालिसिस यही है या इससे कुछ अलग है? देखिए मेरी एनालिसिस में थोड़ी सी डिफरेंस है। हाँ। जिस तरह से राइट विंग आई है ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट विंग बहुत अच्छी चीज तो नहीं मान गया। हाँ। राइट विंग में ये जो कहते हैं अबॉर्शन, हाँ। ये अबॉर्शन को अच्छा मानते हैं हाँ। कि अबॉर्शन को अच्छा नहीं मानते। जो वहां पर है कि अबॉर्शन नहीं होनी चाहिए। एलजीबीटीक्यू में जो बात करते हैं ट्रंप वही बात करते हैं। ये ट्रंप से मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, एंग्लो सैंक्शन की जो बात होती है ना, ये चर्च वाली बातें हैं, एंग्लो सैंक्शन का एक थ्योरी है जो राइटिस्ट थ्योरी, इसको अच्छा नहीं मानना चाहिए और ना होगा नहीं। लेकिन इसको लेकर तो बहुत विवाद है सर। इसको लेकर तो ये भी माना जाता है कि राइट जो विंग है वही असल में उस जगह की और उस जगह की महानता की, उस जगह के कन्वेंशंस की, उस जगह की संस्कृति की, उस जगह के वैल्यूज की बात करता है। बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, जो भी बात मध्य मार्ग होता है वो आप किसी भी एक्सट्रीमिज्म में जाएंगे, चाहे लेफ्ट में जाइए या राइट जाइए, राइट में हम नहीं, लेकिन फिर ये लेफ्ट वाला मसला। लेकिन इनकी अच्छी बात ये थी कि उस तरह की बातें नहीं करते थे। वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशनल संस्कारों की बात करते थे, लेकिन साथ वो कहते थे कोई भी ऑफेंस, जैसे महात्मा गांधी का सिद्धांत था, वो एक तरह से वैल्यू सिस्टम से सिद्धांत था। आप उनको क्या कहोगे महात्मा गांधी को? आप राइट विंग ही कहोगे, क्योंकि आपको वैल्यू सिस्टम से जीते थे। तो ये भी कारकीर्द है, वो इसी तरह के यंग थे, लेकिन फिर भी वैल्यू सिस्टम के साथ साथ कोई वायलेंस नहीं। आज बहुत तरह की समीक्षाएं जब हो रही हैं तो कई लोग तो गांधी जी की तरफ देखते हुए ये भी कह रहे हैं कि कई ऐसे मोड़ थे इतिहास में जहां पर यह लगा कि कहीं वो अपीजमेंट कर रहे हैं, क्या हिंदुओं को क्या दोयम समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनको बर्दाश्त करते जाना चाहिए चाहे कितना भी अत्याचार उनके ऊपर होता है। हमेशा उठेगी जब आप राइट विंग की बात करोगे। आपको लगेगा कि हम अपीजमेंट कर रहे हैं, हम अपने संस्कारों में रहना चाहते हैं, हम लीक पर चलना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये गुस्से का शिकार हुए हैं या ये अगर ऐसा हुआ है सर, तो क्या आने वाले दिनों में जनता को हम वहां सड़क में ट्रंप के खिलाफ देखेंगे या तब तक में ट्रंप पलटी मार लेंगे? मेरे ख्याल से आइसोलेटेड केस है, आप इतना दूर मैं नहीं मानता इसको। ये उनके करीब ही नहीं, आइसोलेटेड में इसलिए नहीं मान रहा हूं सर, क्योंकि वहां पर एक एंगर पनपता जा रहा है। बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रंप को चाहा था कि वो कुर्सी पर बैठे, वो लोग ये मनाने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई। ये बात आपकी सही है। उनके अगेंस्ट में बहुत लोग हैं और मार्जिन से जीत जरूर गए, लेकिन ये बहुत डाउटफुल था कि वो वापस आएंगे सेकंड टाइम। अगली खबर देखिए, नेटो में यूनाइटेड स्टेट्स राजदूत का विवादित बयान, यूक्रेन में रूसी जंग की फंडिंग कर रहा है भारत। नेटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर का बयान, भारत की रूसी तेल खरीद पर साधा निशाना। भारतीय खरीद से रूस को डायरेक्ट फंडिंग हो रही है। अब ये डायरेक्ट फंडिंग की डिफाइन भी कर दें जरा, ये कैसे हो रही है? और अगर भारत इस तरीके से डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है तो यूरोप जो पूरी एनर्जी खरीद रहा है रूस से, वो क्यों नहीं फंड कर रहा है इसको? और वो जो यूरेनियम खरीद रहा है अमेरिका, वो क्यों फंड नहीं कर रहा है इसको? ये किस हिसाब से इसको डायरेक्ट फंडिंग कह रहे हैं सर? देखिए आप तो उस चीज की बात करते हैं जो कि सत्य है, मगर आप बताइए अमेरिका से कोई बातें आती हैं, वो जो कह दिया वही नैरेटिव है। वो उन्हें कह दिया ये गलत है तो गलत है भाई। आप वो तो मानने के लिए बहुत सारे देश मान गए। वो तो यूयू कहता है कि 100% लगा दो इंडिया पर, ये बात है ना। उर्सुला वॉन डर लायन को ये बताया गया है ट्रंप की तरफ से कि 100% लगाओ भारत के ऊपर। नहीं तो ये अब ट्रंप के भी सुर बदल रहे हैं, उन्होंने राग अपनी बदल ली है, तो इनका कभी मैसेज नहीं पहुंचा है क्या कि इनको भी राग बदल लेनी चाहिए? नहीं, एक धड़ा रखें कि तुम बोलते जाओ, मैं थोड़ा सा करता हूं। ये टैक्टिक्स है उनके, आर्ट ऑफ डीलिंग का एक बहुत बड़ा टैक्टिक्स है। आप जैसे मैं पागल आदमी हूं, मेरे को समझाना, एक आप मुझे थप्पड़ मारिए, प्यार करें, वो तो है ही ना। ये कैरेट एंड स्टिक चलाना चाह रहे हैं कुछ लोगों को। इन्होंने कह दिया कि तुम अब भी उसी तरह का प्रेशर बनाते रहो, यहां से मैं थोड़ा सा नर्म होना शुरू करता हूं। भारत इसमें फंसता रहा है, मगर इस बार नहीं फंसेगा, इसलिए कि आपके बाद सोचने वाला व्यक्ति बैठा है। नहीं तो भारत ऐसी चीजों में फंसता रहा है। भारत ऐसी चीजों में फंसता रहा है, लेकिन इस बार भारत का नेतृत्व, इस बार उनको ये समझ में आ रहा है कि हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी बैठा हुआ है। वरना तो उनको ये लगता था कि हम जब चाहें, जिसके चाहें, जिससे चाहें, जैसे भी खेल सकते हैं। और पाकिस्तान के झूठ पर भारत का करारा प्रहार। अगली खबर, यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC में भारतीय राजनयिक का पाकिस्तान को जवाब। UNHRC में झूठ और दुष्प्रचार पेश कर रहा है पाकिस्तान। आतंक परस्त पाकिस्तान को लगाई फटकार, पाकिस्तान को 9/11 की बरसी याद दिलाई, पाकिस्तान के आतंकी हमलों की लिस्ट गिनाई और ये बताया कि तुमने देखो दुनिया भर में क्या क्या किया है। और मुझको लगता है जिस तरीके से 9/11 का जिक्र इजराइल ने किया है,
और भारत ने भी ये जिक्र किया है टारगेट ऑडियंस असल में अमेरिका है सर, जिसको ये बताया जा रहा है कि आतंक के साथ दोहरा रवैया अपनाना छोड़ दो। 9/11 एक बार भुगत चुके हो, फिर से वो नौबत आ सकती है। एब्सोल्युटली, देखिए हर एक पटल पे, और ये कहा गया था, और ये आपने सुना ही होगा 15 अगस्त में जब बोला गया कि हम किसी भी फोरम में जाएंगे, चाहे यूनाइटेड नेशन का फोरम हो, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, पहली बात होगी टेररिज्म के ऊपर में और इसी दोहरे नीति के ऊपर में जो चीजें होती हैं। ये जो भारत ने अपने लिए गांठ बांध ली है कि आप जहां भी करें, और आप देखिए चाहे एससीओ का मंद हो, ब्रिक का, नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है सर, देखिए यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, खुद अमेरिका हो, सब ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के किसी ना किसी रूप को कभी ना कभी देख लिया है, फिर भी इनकी आंखों में कितनी झिल्लियां चढ़ी हुई हैं जिनको हटने में इतना देर लग रही है। देखिए हमारे जो स्थायी सदस्य हैं वहाँ त्यागी जी, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से फटकार लगाई है उनको, क्योंकि एक तरफ जो आप दिखा रहे हो स्क्रीन पे सारी बातें वो कह रहे हैं, इतनी सारी गिना रहे हैं वो, 9/11 की भी बात कर रहे हैं वो। और एक और बात है, स्विट्जरलैंड उसका अभी अध्यक्ष है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का, और वो कह रहा है भारत को कि आप ये जो अल्पसंख्यकों की बातें करते हो और आप ये जो भी बातें आपके देश में हो रही हैं, इनको आपको सुधारना चाहिए। इस पे फटकार ज्यादा लगी है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड हमारा दोस्त है, हमारे अच्छे संबंध है उनसे, उन्हें समझाया गया है कि आप कैसे इस फोरम में ऐसी बातें कर सकते हैं। ये ज्यादा मुद्दा हमारे लिए समझने के लिए है कि जो आप अध्यक्ष हो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के और आप ऐसी बातें कर रहे हो, पाकिस्तान को तो हमने कहा दिया छोटी लकीर है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये बातें देखिए, पाकिस्तान कभी चोर ये नहीं मानता कि उसने चोरी की है, पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वो गलत कर रहा है, ये उससे तवक्को भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बाकी के मुल्कों को क्या हुआ है, यूरोप को क्या हुआ है, जिसमें ये स्विट्जरलैंड भी है, उसका क्या हुआ है, क्यों अमेरिका को, ये लोग क्लियर कट देख क्यों नहीं पाते? देखिए इसी को कहते हैं ना, जब आपको फोरम में जगह मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप अपनी बात कहते हो। सर ये मुझे नहीं, मुझे ये बताऊं, देखिए सिंपल सी बात, ये गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात है। इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, इट इज एग्जिस्टिंग। यूएसएसआर को आपने तोड़ दिया गुड टेररिस्ट से, और भी चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर में जिससे गुड टेररिस्ट से किया जा रहा है। यदि आप वेस्ट एशिया के अंदर में देखिए, वो गुड टेररिस्ट हैं, चाहे जो भी आप देख रहे हैं, जो वहां पर आप इजराइल आकर के मार रहा है, इजराइल को भी रोकने की चेष्टा कौन कर रहा है? यदि कतर पैसा दे करके हमास को पैसा देता है तो क्या बात है, किसको, एक बैड टेररिस्ट को आप गुड टेररिस्ट बना रहे हैं? और आप कहेंगे ये चीजें सब जगह हो रही हैं, और यही एक मापदंड है। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्या आप वेस्ट को दिखाई नहीं देता? सब दिखता है उनको। ये चीज आपको वहां पर ये रशिया यूक्रेन वॉर में भी दिखता है, वहां पर भी जितने आ रहे हैं। आज तो इजराइल ने वो रास्ता दिखाया अमेरिका को कि वहां के राजदूत अमेरिका की धरती से कहते हैं कि हम ये करेंगे। सोच लीजिए आप, कितना बड़ा गट्स है उसको बोलने का। मुझे जो चाहिए मैं करूंगा, आतंकवाद को सफाई करना हो तो एक स्वर में बोलो। और अमेरिका के राजदूत जो है वो अमेरिका की धरती से खुद कह रहे हैं, वहां बैठ के अपने कॉन्सुलेट से कह रहे हैं। इसमें मुझे लगता है क्लैरिटी के मामले में इजराइल का कोई सानी नहीं है। स्टार्ट ही किया था। और अगली खबर देखिए, नेपाल के अंतरिम पीएम का नाम करीब करीब तय हो गया है। कुलमन घीसिंग बन सकते हैं अंतरिम पीएम। कुलमन घीसिंग को जेनजी युवाओं का समर्थन, पीएम की रेस में पिछड़ी सुशीला कार्की का नाम कल शाम तक बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अचानक घीसिंग रातों रात उभरते हैं और एक बड़ा धड़ा जेनजी का वहां पर इनको सपोर्ट करने लगता है। क्या वहां पर भी अब ये जेनजी के भीतर भी फूट डालो और राज करो कहीं चलने लगा है और उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, या वाकई धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, क्योंकि बड़ा हबड़ा तबड़ी में सब कुछ हुआ है, तो उनको धीरे धीरे ये समझ में आया कि असर्टेन करते हुए हमको किस नाम को आगे देखिए बात चल रही थी, क्योंकि वो व्यवस्था में थी, सरकार में रह चुकी हैं और उनको पता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो कहा भी जा रहा था कि वो अब जाके आर्मी चीफ से मिलेंगी। लेकिन हाँ, और जेनजी के जो मेन कार्यकर्ता हैं वो तो जो पहले ही पीछे हट गए। एक्चुअली कई लोग सामने आना नहीं चाह रहे अभी पाकिस्तान, ये नेपाल में, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि अभी भी ये क्या बन पाएगा। तो सर मैं बहुत जल्दी से समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं खासतौर से स्ट्रेटेजीज के मामले में, रणनीतिक मामलों में क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है नेपाल का अगले 20 सेकंड में। सर देखिए, मैं बड़ा खुश था कि जैसे चीफ जस्टिस का नाम आया था, मगर उसके बाद क्योंकि उनकी बीएचयू से भी लगाव थी, भारत से बहुत अच्छा लगाव था, उनके हस्बैंड भी पहले थे, एक युवा नेता थे जिनके नाम जो ये नाम आ रही है, और इसके पहले जो नाम लगता है सर कार्की का नाम आना, उस बीच केपी शर्मा ओली का ये आना कि मैंने लिपुलेख को ये लेकर कह दिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने राम जन्मभूमि को लेकर कह दिया था, वरना मैं गद्दी में बना रहता। वहां से चीजें टर्न हुई हैं और ये घीसिंग की तरफ चला गया। टॉपिक को कोई अदृश्य हाथ जो आप बोलते हैं, कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन प्रतिशोध में उनका लगातार विश्लेषण चल रहा है, वैसा थ्रेडबेयर एनालिसिस जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता, और सच्चाई फिर आपके सामने एकदम अपने रूप में होती है।
हमको ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।